तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 4 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस पेपर 4 जिसके अंतर्गत दो सेक्शन को शामिल किया गया है। पहला तो है आपका इंडियन पॉलिटी और दूसरा सेक्शन है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। तो इस तरह से देखिएगा तो आपको इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ लोक प्रशासन और सुशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका गुड गवर्नेंस का जो है वो सेक्शन दिया हुआ है। और ये जो पेपर 4 है ये भी आपका टोटल 200 मार्क्स का है, और इसके लिए भी आपको टोटल जो है समय 3 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि मेंस में 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से और 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस दोनों मिलाकर, यानी कि ओवरऑल दिखेगा तो पेपर 4 में आपका टोटल 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, फुल लेंथ क्वेश्चन, और जिसमें से आपको ऐच्छिक रूप में 4 क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे देना है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि इसमें जो है वो 20 ठो एमसीक्यू दिया जाएगा, जो कि आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो 20 क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू, जो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 40 नंबर का एमसीक्यू हो जाएगा। और इसके अलावा 4-4 जो है वो दोनों सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा, और उसमें आपको ऐच्छिक रूप में कोई भी सेक्शन से 4 आंसर आपको लिखना है। या तो आप पॉलिटी से ही 4 आंसर लिख दीजिए, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 आंसर लिख दीजिए, या फिर दोनों से 2-2 आंसर लिखिए। कोई भी आप अपने अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार कर सकते हो। तो इस तरह से देखिएगा तो आपको 4 फुल लेंथ क्वेश्चन लिखना है, 40 मार्क्स का रहेगा। तो 160 नंबर का उधर और 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हैं जो कि हर किसी को पता भी है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा जो है वो हम लोग आज एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ग्रुप ए में आपका इंडियन पॉलिटी और मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका जो है वो ग्रुप ए का टॉपिक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें देखिएगा कि आपका कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक जो है वो है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी इससे निहित दर्शन, यानी कि आपको संविधान का जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल है वो आपको पहला टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है ना। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना है आपको। सेकेंड नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के मूल लक्षण। ये पहला पार्ट है, भारतीय संविधान के मूल लक्षण यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका पहला टॉपिक। इसी में ही एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो है आपका जनहित याचिका की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL, ये क्या होता है ये जानना है। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है, वो है आपका भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण, भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से देखिएगा जो आपका सेकंड नंबर का टॉपिक दिया हुआ है, इसमें टोटल 3 टॉपिक है। एक तो आपको भारतीय संविधान का जो मूल लक्षण है वो पढ़ना है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपका जनहित याचिका की संकल्पना क्या होता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जानना है। और इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, इसको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक दिया हुआ आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आपका 2 टॉपिक है। एक तो आपको मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सभी आपको जानना होगा डिटेल से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, ये भी जानना होगा। इसके बाद आइएगा चौथा नंबर टॉपिक, तो वह है आपका राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक, 1 से लेकर 4 तक, यहाँ तक तो सबको पता होना चाहिए। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है आपका प्रीएम्बल। ठीक है। पहला टॉपिक है आपका ये प्रीएम्बल। दूसरा टॉपिक है आपका भारतीय संविधान का मूल लक्षण। तीसरा टॉपिक है आपका जनहित याचिका। चौथा टॉपिक आपका भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। पाँचवा टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। फिर छठा टॉपिक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जो आपका 7वां नंबर टॉपिक है वो आपका है DPSP, यानी कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, है ना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, ये पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक तो हम लोग इसको देखें, ये आपका सारा जो है वो सारा आपका बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। तो इनकी भी हम लोग क्लासेस एक एक करके इसको देखेंगे। इसके बाद आइएगा तो वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका संघ सरकार। इसमें हम लोगों को संघ सरकार के बारे में पढ़ना है। इसमें फिर हम लोगों को राज्य सरकार के बारे में भी पढ़ना होगा, फिर हम लोगों को स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ना है।
तो संघ सरकार में हम लोग इसको 3 डायमेंशन में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संघ की विधायिका के बारे में पढ़ना है, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोगों को संघ की जो न्यायपालिका है, यानी कि यूनियन जुडिशरी, इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद संघ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोगों को राज्य में जाना होगा, ठीक ना। तो इसी तरह देखना है। तो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना होगा संघ की कार्यपालिका क्या है। तो संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में पढ़ना है। संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, और जिसमें भी सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके कार्य, यानी कि आपको सबसे पहले राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है और उनके कार्य क्या है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, कि उपराष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है, उसका शक्ति क्या है, उसका कार्य क्या है, ये सभी पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक राष्ट्रपति पढ़ना है, दूसरा टॉपिक उपराष्ट्रपति पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। तो तीसरा नंबर टॉपिक पढ़ना है आपका प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्लियर। यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, यानी कि पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। इसके अलावा पढ़ना है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा नंबर टॉपिक पढ़ना है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री के अलावा हम लोगों को पढ़ना है मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में भी पढ़ना होगा कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद कितने से मिलकर बनता है, उसका कार्यप्रणाली क्या है, वो सभी। इसके अलावा मिली जुली सरकार के अधीन जो कार्य है, तो मिली जुली सरकार के अधीन जो कार्य है ये भी आपको पढ़ना है। मिली जुली सरकार के अधीन कार्य यानी कि गठबंधन सरकार है, ये सिंपल लैंग्वेज समझिए क्या है। तो ये गठबंधन सरकार है, यानी कि ये बोला जा रहा है मिली जुली सरकार यानी कि फंक्शनिंग अंडर अ कोलाइजन गवर्नमेंट। तो कोलाइजन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन का जो सरकार होता है, वो सरकार कैसे कार्य करता है, गठबंधन का सरकार, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो संघ की कार्यपालिका में पहला टॉपिक राष्ट्रपति, दूसरा टॉपिक उपराष्ट्रपति, तीसरा टॉपिक प्रधानमंत्री, चौथा टॉपिक मंत्रिपरिषद, और पांचवा टॉपिक है आपका जो आपका गठबंधन का सरकार है, ये इसको पढ़ना है। और यही जो है आप 5 टॉपिक पढ़िएगा ना, तो आपका जो है संघ की कार्यपालिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा संघ की कार्यपालिका के अलावा हम लोगों को पढ़ना होगा संघ की विधायिका। संघ की विधायिका यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोगों को जानना होगा कि लोकसभा का संगठन क्या है और लोकसभा के कार्य क्या है। फिर जानना होगा राज्यसभा के संगठन क्या है और राज्यसभा का कार्य क्या है, यानी कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है क्या नहीं है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है वो जानना है। तो इसका संगठन और कार्य यानी कि इसका ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन दोनों को जानना होगा। तो ये आपका लोकसभा में भी यही होगा, तो लोकसभा का भी संगठन और कार्य जानना है, फिर राज्यसभा का भी संगठन और कार्य जानना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जो आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस है यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वो सारा आपको डिटेल से जानना होगा। एक सदन से दूसरे सदन में कैसे जाता है, विधेयक पेश कैसे होता है, लागू कैसे होता है, सारा प्रोसेस आपको इसमें डिटेल से जानना होगा। तो विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा पढ़ना है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा का संगठन और कार्य जानना है। इसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ना है। उसके बाद जो है वो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय समितियाँ। तो फिर ये टॉपिक पढ़ना है संसदीय समिति के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जितना भी है, संसदीय समिति, उन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका पढ़ना है कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण। क्या पढ़ना है, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, यानी कि पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका पे संसद के द्वारा नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है वो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टॉपिक क्या है, संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार और दंड से छुटकारा। तो संसद और उसके जो सदस्य हैं, तो संसद के सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, तो एमपी जो है उन सभी का विशेषाधिकार क्या है और उनको दंड से छुटकारा मिलता है, तो वो क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। यानी कि प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, तो उनका विशेषाधिकार क्या है यानी कि प्रिविलेज क्या है, और उनको दंड से छुटकारा मिलता है, यानी कि इम्यूनिटीज़ किनको मिलता है, तो पार्लियामेंट और उनके सदस्यों को, यानी कि संसद और उसके सदस्यों को ये विशेषाधिकार मिल रहा है और दंड से छुटकारा मिल रहा है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो संघीय विधायिका में भी लोकसभा राज्यसभा इन दोनों का संगठन और कार्य, ये 2 टॉपिक हुआ।
तीसरा टॉपिक कानून निर्माण की प्रक्रिया, चौथा टॉपिक संसदीय समितियां, पांचवा टॉपिक कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, छठा टॉपिक संसद और इसके सदस्यों का विशेषाधिकार और दंड से छुटकारा। तो यही 6 टॉपिक पढ़ना है। जैसे संघीय कार्यपालिका में 5 टॉपिक पढ़ना था, उसी तरह संघीय विधायिका में भी 6 टॉपिक पढ़ना है बस। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, वो है आपका संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका यानी कि यूनियन जुडिशरी। तो यूनियन जुडिशरी यानी कि संघ की न्यायपालिका, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जानना है आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि दी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही कि इसकी भूमिका और शक्तियाँ। तो किसकी भूमिका और शक्तियाँ? तो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है और जो शक्ति है ये जानना होगा, यानी कि इट्स रोल एंड पावर्स। तो इसका रोल क्या है यानी कि इसका भूमिका क्या है, और इसका शक्ति यानी कि इसका पावर क्या है, ये जानना होगा। एक और टॉपिक आता है, वो है आपका प्राकृतिक न्याय और विधि का शासन। तो विधि का शासन क्या होता है और प्राकृतिक न्याय क्या होता है, यानी कि नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय क्या है। इसके अलावा विधि का शासन का सिद्धांत यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये क्या है क्या नहीं है, सारा आपको जानना होगा। तो प्राकृतिक न्याय और विधि का शासन का जो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। तो प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, इसका सिद्धांत क्या है, ये आपको जानना है। ये हो गया। इसी में एक और टॉपिक है आपका न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानना होगा आपको, इसके बारे में डिटेल से। और इसके अलावा एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो है आपका न्यायिक सक्रियतावाद या फिर न्यायिक सक्रियता, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी पढ़ना है और जुडिशियल रिव्यू भी पढ़ना है। तो इस तरह से देखिएगा। तो संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले आपको जानना है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, फिर सर्वोच्च न्यायालय के उसका भूमिका क्या है और इसका शक्ति क्या है, यानी कि ये आपका पहला टॉपिक। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसकी भूमिका और इसकी शक्ति, ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो जाएगा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, तीसरा टॉपिक हो जाएगा विधि के शासन का सिद्धांत, और चौथा टॉपिक हो जाएगा न्यायिक पुनर्वलोकन, और पाँचवा टॉपिक हो जाएगा आपका न्यायिक सक्रियता। यानी कि यहाँ पे भी 5 टॉपिक ही पढ़ना है आपको, और यही 5 टॉपिक से जो है वो आपका आंसर यहाँ पे तैयार होगा। तो यही जो है वो आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। समझ में आ रही मेरा बात यहाँ तक? तो संघीय कार्यपालिका में 5 टॉपिक, संघीय विधायिका में 6 टॉपिक, और संघीय न्यायपालिका में भी 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो संघीय कार्यपालिका में 5 गो, संघीय विधायिका में 6 टॉपिक, और संघीय न्यायपालिका में फिर हम लोग को 5 टॉपिक पढ़ना है। और इतना दिखेगा तो 5 5 10 और 6 16, मतलब अगर आप 16 को टॉपिक पढ़िएगा तो आपका जो संघ वाला जो जितना भी था वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, सिलेबस पूरा। यहाँ तक पढ़ने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट देखिएगा क्या, ये देखिए संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका, ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे राज्य की ओर। तो संघ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और संघ कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोगों को राज्य सरकार की ओर जाना पड़ेगा। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भी राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है राज्य की विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। और तीसरा हो जाएगा आपका राज्य की न्यायपालिका यानी कि स्टेट जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और आपका स्टेट जुडिशरी, इसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पे जानना होगा। क्लियर? आगे देखिए फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए राज्य की कार्यपालिका में किसको पढ़ना है, तो राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोगों को राज्यपाल की शक्ति और इसके कार्यविधान को पढ़ना है। वहाँ पे संघ की कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना था। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, फिर आपका प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, फिर आपका मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है, और फिर आपका गठबंधन सरकार के बारे में पढ़ना है। बस यही 5 टॉपिक। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है गवर्नर के बारे में, यानी कि राज्यपाल के। तो बोला जा रहा है कि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य यानी कि पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का शक्ति यानी कि पावर क्या है, और इसका कार्य यानी कि इसका फंक्शन क्या है, ये जानना है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री के बारे में जानना है। किसके बारे में, तो मुख्यमंत्री के बारे में। तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा मुख्यमंत्री, इसके बारे में जानना होगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर CMG के बारे में जानना है। और तीसरा नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी जानना है। तो एक तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जानना है संघ का, और एक आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जानना है राज्य का। ठीक है,
तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों को राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य पढ़ना है, इसके अलावा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा फिर मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में पढ़ना है राज्य का। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो राज्य की कार्यपालिका में ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 गो टॉपिक है। पहला है राज्यपाल की शक्ति और कार्य, दूसरा टॉपिक है मुख्यमंत्री, और तीसरा टॉपिक है राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। बस 3 गो टॉपिक पढ़ना है। अब आइए राज्य की विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। तो राज्य की विधायिका के बारे में क्या क्या जानना है वो देखिए। पहला तो आपका है, पहला पॉइंट संगठन के बारे में जानना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, तो वो अभी इसका आंसर जस्ट यहीं पे मिल जाएगा। तो राज्य की विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत सबसे पहले संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जानना है। इसके अलावा शक्तियाँ और कार्य यानी कि पावर एंड फंक्शन के बारे में जानना है। और ये दोनों चीज़ जो है वो आपका झारखंड के विशेष संदर्भ में जानना है। तो झारखंड के विशेष संदर्भ में जानना है। इस लाइन का मतलब क्या है वो देखिए आप। इस लाइन का मतलब क्या है, जिस तरह से संघ की कार्यपालिका होती है, सेम उसी तरह से संघ राज्य की भी कार्यपालिका होती है। जिस तरह से संघ की विधायिका होती है, सेम उसी तरह से राज्यों की भी विधायिका होती है। और जिस तरह से संघ की न्यायपालिका होती है, सेम उसी तरह से एज इट इज़ राज्यों की भी अपनी न्यायपालिका होती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो संघ की कार्यपालिका में हम लोग वहाँ पे शामिल करते हैं प्रधानमंत्री को, तो राज्य में आ जाएगा आपका मुख्यमंत्री। वहाँ पे आपका है राष्ट्रपति, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल साहब। वहाँ पे हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे आपका उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता है। वहाँ पे आप देखिएगा कि कार्यपालिका के अंतर्गत वहाँ पे देखिएगा आप कैग के बारे में देखते होंगे यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पे देखते होंगे आप अटॉर्नी जनरल यानी कि महाधिवक्ता के बारे में पढ़ते होंगे। तो ये सभी जो है वो आपका कार्यपालिका में आ जाएंगे। वहाँ पे आ जाएगा आपका संघ की मंत्रिपरिषद यानी कि आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे आ जाएगा राज्यों की मंत्रिपरिषद यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे भी विधायिका है, यहाँ पे भी विधायिका है, यानी कि संघ में भी विधायिका है और राज्यों में भी विधायिका है। संघ की जो विधायिका है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग संसद। और राज्यों की जो विधायिका है उसको हम लोग बोलते हैं विधानमंडल। तो जिस तरह संसद का भी 2 गो सदन होता है केंद्र में, ठीक इसी तरह विधानमंडल का भी 2 गो सदन होता है राज्यों में। कैसे कैसे वो देखिए। तो संसद का 2 गो सदन है केंद्र में, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह राज्यों में भी विधानमंडल का 2 गो अंग होता है। एक होता है आपका विधान परिषद, एक होता है आपका विधानसभा। क्या बोले हम, एक है आपका विधान परिषद और एक है आपका विधानसभा। यानी कि एक तरफ आपका है लेजिस्लेचर असेंबली, एक तरफ है लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है कि झारखंड के विशेष संदर्भ में, तो आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये भी आपको पता है कि 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है, बट 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। केवल 28 में से केवल 6 गो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो झारखंड में विधानसभा है, बट यहाँ पे झारखंड में विधान परिषद नहीं है। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा के सदस्यों को हम लोग बोलते हैं एमएलए साहब, यानी कि विधायक जी। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर असेंबली। और विधान परिषद के सदस्यों को बोलते हैं हम लोग एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। समझ में आया। तो झारखंड के विशेष संदर्भ में यानी कि झारखंड में केवल विधानसभा है, तो आपको विधानसभा के बारे में जानना होगा। सारा पॉइंट विधानसभा के बारे में डिटेल से समझिए इस बात को। और विधानसभा के बारे में आप जब समझ जाइएगा तो फिर आपका यहाँ पे जो है वो काम निकल जाएगा। तो विधानसभा के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से पता होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि राज्य की विधायिका के अंतर्गत यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, संगठन पढ़ना है, शक्तियाँ और कार्य पढ़ना है, और वो भी झारखंड के विशेष या फिर विशिष्ट संदर्भ में। यानी झारखंड में केवल विधानसभा है तो केवल आपको विधानसभा का संगठन जानना है, विधानसभा का शक्ति जानना है, विधानसभा का कार्य जानना है, ये सभी के बारे में जानना है। समझ में आया। उसके बाद आइए राज्यों की न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी कि स्टेट जुडिशरी के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि हम लोग केंद्र में पढ़े थे स्टेट मतलब यूनियन जुडिशरी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, उसी तरह हम लोग राज्यों के अंतर्गत न्यायपालिका में क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में, यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। तो पहला टॉपिक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का भी संगठन और इसकी शक्तियाँ और इसके कार्य हम लोगों को पढ़ना है। तो हाई कोर्ट का संगठन, शक्ति और कार्य, यानी कि इसका हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, हाई कोर्ट का पावर्स और हाई कोर्ट का फंक्शन, ये क्या है क्या नहीं है वो सारा आपको पता होना चाहिए।
समझ में आया ये बात। इसी के बाद हम लोग एक और टॉपिक इसी में पढ़ना होता है, वो है आपका अधीनस्थ न्यायालय। एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है क्या, आपका अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को ही हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट का संगठन, हाई कोर्ट का शक्ति, हाई कोर्ट का पावर, ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ना है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यानी कि दो टॉपिक में आपका राज्यों का भी न्यायपालिका कंप्लीट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत 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 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन में हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना पूरा सिलेबस का, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राज्य वाला जो है मामला यहाँ पे कंप्लीट। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत केवल हम लोगों को पहला टॉपिक राज्य की मतलब ये राज्यपाल की शक्ति और कार्य पढ़ना है, दूसरा टॉपिक मुख्यमंत्री पढ़ना है, और तीसरा टॉपिक मंत्रिपरिषद पढ़ना है। फिर आइएगा राज्य की विधायिका। विधायिका के अंतर्गत हम लोगों को केवल विधानसभा के बारे में पढ़ना है, जिसमें विधानसभा का संगठन, विधानसभा का शक्ति, विधानसभा का कार्य पढ़ लेंगे, देखिए टॉपिक। फिर आइएगा राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका में हम लोग को हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट का संगठन, शक्ति और कार्य, और दूसरा टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे 1 टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ना है, बस इस तरह से देखिएगा तो आपका राज्य वाला जो सेक्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो राज्य का भी जो सेक्शन है वो ज़्यादा बड़ा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो राज्य का भी सेक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी तुरंत आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ना है। पंचायत और नगर पालिका, तो इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो पंचायत और नगर पालिका यानी कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा गठन, फिर आपका शक्ति और कार्य। गठन किसका, तो पंचायतों का गठन, फिर जानना है नगर पालिकाओं का गठन, फिर शक्ति और कार्य, यानी कि पंचायत का शक्ति और कार्य, और फिर नगर पालिका का शक्ति और कार्य, ये हो जाएगा। और लिखा हुआ है उत्तरदायित्व 73वें और 74वें संविधान संशोधन के विशिष्ट संदर्भ में। इसका उत्तरदायित्व क्या है ये जानना है आपको। तो इसका उत्तरदायित्व जानना है इसका, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो जानना है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना है तो बोला जा रहा है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पंचायत और नगर पालिका का इसका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका गठन जानना है, इसका वर्क जानना है, यानी कि इसका शक्ति और कार्य जानना है, और साथ ही साथ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना है विथ रेफरेंस टू 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि इसका गठन, शक्ति और कार्य और इसके उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ना है, वो भी 73वें 74वें संविधान संशोधन के विशिष्ट संदर्भ में। आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत का जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ तक की बातें आपको पता है, और इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपको, फिर इसका गठन क्या है, शक्ति क्या है और इसके कार्य क्या है, पूरा डिटेल से इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसके ऊपर लिखने की स्थिति में हो। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 टॉपिक पढ़ना है, पंचायत हो गया और आपका दूसरा टॉपिक नगर पालिका। तो पंचायत और नगर पालिका, यही 2 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका केंद्र राज्य संबंध। तो ये जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, इसके बारे में पढ़ना होगा। केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में 1-2 नहीं बल्कि 3 तरह का संबंध होता है। एक तो है आपका प्रशासनिक संबंध, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। दूसरा है आपका विधायी संबंध, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। और तीसरा है आपका वित्तीय संबंध, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंध पढ़ना है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। कौन कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, ये 3 तरह का पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा आइएगा तो टॉपिक नंबर 8 है आपका, वो है आपका अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। अनुसूचित क्षेत्र समझ में आ रहा है, यानी कि जो भी आपका अनुसूचित क्षेत्र है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो अनुसूचित क्षेत्र में उसका जो है जनजातीय प्रशासन कैसे होता है, बोला जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, इसके प्रशासन से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वो आपको पढ़ना है, यानी कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज। तो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरियाज, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र यानी कि शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, इसके बारे में जानना है, यानी कि एससी का एरिया यानी कि शेड्यूल
कास्ट का एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का यानी का एसटी का एरिया, और वहाँ पे जो प्रशासन संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वो जानना है, यानी कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब या ट्राइबल एरियाज। इसके बारे में जो भी जो है प्रावधान किए गए हैं इस प्रशासन संबंधित, वो सभी आपको जानना होगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो टॉपिक हो जाएगा आपका विधायिका और सेवाओं आदि में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित विशिष्ट प्रावधान। ये प्रावधान क्या है क्या नहीं है वो आपको जानना होगा। समझ में आया हम क्या बोले सो? यानी कि विधायिका में यानी कि लेजिस्लेचर में, और साथ ही साथ सेवाओं में यानी कि नौकरी में सर्विसेज में एसटी और एससी के लिए जो भी सीटों का जो आरक्षण किया गया है उससे संबंधित जितना भी प्रावधान है वो आपको जानना होगा। यानी कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन लेजिस्लेचर एंड सर्विसेज। समझ में आया? सर्विसेज आदि में यानी कि सर्विसेज एटसेट्रा में ईटीसी में। तो विधायिका और सेवाओं आदि में यानी कि लेजिस्लेचर एंड सर्विसेज एटसेट्रा, इन सभी में एससी और एसटी का जो सीटों का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है, उससे संबंधित जो भी प्रावधान किया गया है, जो भी प्रोविजंस किया गया है, स्पेशल विशिष्ट प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप आइएगा 10वां नंबर टॉपिक, वो है आपका संविधान में आपातकालीन उपबंध। तो संविधान में आपातकालीन उपबंध ये आपको जानना है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 तरह का आपातकाल लगता है, एक तो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक है आपका राष्ट्रपति शासन, और एक है आपका वित्तीय आपातकाल। जिसमें पहला 2 को जो बताए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और आपका राष्ट्रीय आपातकाल बोले और राष्ट्रपति शासन बोले, ये दोनों तो झारखंड बोल रहे हैं, मतलब भारत में बहुत बार लगा है, झारखंड में भी लगा है राष्ट्रपति शासन। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल वो आपका अभी तक भारत में कभी भी लगा नहीं है। एक बार तो कंडीशन उठा था 1991 में, बट उसको हम लोग संभाल ले गए। ठीक है, ये आपका हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपके 11 नंबर टॉपिक में दिया हुआ है, वो है क्या? तो वो है आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैग, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग के बारे में हम लोगों को डिटेल से जानना होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 12, वो है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा 13 नंबर टॉपिक क्या है? तो 13 नंबर टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह। इसमें आपका 2 टॉपिक दिया हुआ है। पहला टॉपिक है राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। तो कौन कौन है? बीजेपी है, आपका कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है। अब एक नया भी आप देखिएगा, अब 2-4 दिन पहले एक कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आ रहा है मई 2026 में। तो जो भी मतलब जो भी संवैधानिक है उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो राजनीतिक दल, अलग अलग जो राजनीतिक दल है इनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक है आपका दबाव समूह यानी कि आपका प्रेशर ग्रुप्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड और आपका दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि लास्ट में आपका 2 टॉपिक और ये बच जा रहा है। तो ये आपका 2 टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करना है। समझिए आप बात को। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा ओवरऑल, तो आपका जो है पॉलिटी का जो सेक्शन है ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। अगर हम लोग सभी सिलेबस में सभी टॉपिक को अगर हम लोग जोड़ दें तो लगभग 50 से 60 टॉपिक निकल के आएंगे। और 50 से 60 अगर टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो समझिए कि आपका जो है पॉलिटी वाला जो सेक्शन है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका 40-40 80 दो मतलब 80 नंबर का सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का 10 को MCQ, तो 100 नंबर का पॉलिटी हो जाएगा और 100 नंबर का पब्लिक और गुड गवर्नेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो बस ये आपका कवर हो जाएगा ना एक बार, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो समझिए ना कि 50 से 60 टॉपिक हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखिएगा ना तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि लगभग हम भी 60 वीडियो में ये पूरा पॉलिटी का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे 60 वीडियो में। और हर एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है ना वो मेरा रहेगा लगभग ऑन एन एवरेज 2 घंटा का रहेगा। ठीक है ना,
2 घंटा नहीं भी तो फिर भी कम से कम 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, कोई 2 घंटा भी जाएगा, कोई 2 घंटे ज़्यादा भी जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा ना तो आप 60 वीडियो में जो है वो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग 50 वीडियो में हम जो है वो पब्लिक और गुड गवर्नेंस वाले सेक्शन को भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप वीडियो में बने रहिए लगातार, और वीडियो को देखते रहिए, तो फिर आपका कहीं भी जो है कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यही जो है वो पूरा आपका पॉलिटी का जो है वो सिलेबस डिस्कशन यहाँ तक हम लोग किए हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका पॉलिटी का पूरा जो है वो सिलेबस डिस्कशन। ये पॉलिटी के बारे में यहाँ तक आपको पूरा जो है वो बातें यहाँ तक पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग इसी के साथ ही साथ हम लोग अगर लोक प्रशासन और सुशासन का भी हम लोग जो है वो सिलेबस डिस्कशन कर ले साथ ही साथ, तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है ना, तो पॉलिटी और पब्लिक का जो है वो पूरा हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है ना, यहीं पे आज ही करेंगे, मतलब बाद में बार बार यही जो है वो सिलेबस हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बाद में फिर हम लोग कल से जो है वो आपका ये स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी मीन्स का क्लास। ठीक है ना, सबसे पहले देखिएगा तो ये है आपका लोक प्रशासन और सुशासन। लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, यही आपको पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले आपको पहला टॉपिक पढ़ना है लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन के बारे में जानना है, यानी कि लोक प्रशासन बोले तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय क्या है वो आपको जानना होगा, इसका अर्थ क्या होता है वो जानना होगा, इसका क्षेत्र और इसका महत्व के बारे में जानना होगा। तो लोक प्रशासन का परिचय, अर्थ, क्षेत्र और इसका महत्व के बारे में जानना होगा। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप और साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टॉपिक नंबर 15 है आपका सार्वजनिक और निजी प्रशासन। ये क्या है इसके बारे में पढ़ना है। तो सार्वजनिक और निजी प्रशासन दोनों के बारे में पढ़ना है, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या नहीं है वो आपको पढ़ना होगा। तो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ना है। फिर इसको भी डिवाइड किया गया है, संघ का प्रशासन, फिर राज्यों का प्रशासन, फिर जिला का प्रशासन, और फिर जो आपका निजी प्रशासन है, ये ऐसे करके इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे संघ का प्रशासन के बारे में। देखिए, लोक प्रशासन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसका मीनिंग जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका मीनिंग स्कोप जानेंगे यानी कि इसका अर्थ जानेंगे, इसका क्षेत्र जानेंगे, और इसका महत्व यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और आपका निजी यानी कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे संघ का प्रशासन यानी कि आपका यूनियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है वो जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे राज्यों में प्रशासन यानी कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है वो जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिला में प्रशासन कैसे काम करता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो है मतलब कि निजी प्रशासन के बारे में भी जानेंगे। समझ में आ रहा है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संघ का प्रशासन के अंतर्गत हम लोगों को पहला टॉपिक है वो पढ़ना है केंद्रीय सचिवालय के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केंद्रीय सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरी, इसके बारे में पढ़ना है। या फिर इसको ये भी बोला जाता है, सचिवालय को हम लोग सेक्रेटरेट भी बोलते हैं हम लोग, तो सेंट्रल सेक्रेटरेट बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर केंद्रीय सचिवालय भी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसको सेंट्रल सेक्रेटरेट भी बोलते हैं या फिर सेक्रेटरी भी बोलते हैं, दोनों चलेगा। इसके अलावा कैबिनेट जो सचिवालय होता है यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरेट, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो केंद्रीय सचिवालय पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक कैबिनेट सचिवालय यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरेट, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक पढ़ना है प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय पढ़ना है इसी में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमओ, ये क्या है इसके बारे में शॉर्ट्स जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी कि पीएमओ के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में ही हम लोग को योजना आयोग के बारे में भी पढ़ना होगा, यानी कि प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना होगा। और ये भी पता है कि प्लानिंग कमीशन को 2017 में हम लोग रिप्लेस कर दिए, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम लोग नीति आयोग को लाए हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग लिखा जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो है ना वो 2013 में ही बना है। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी बात हम लोग को प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे जो है वो नीति आयोग के बारे में पढ़ना होगा। फिर यहीं पे एक टॉपिक और भी है आपका वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, जो कि आपका 280 में है, आर्टिकल 280 में। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल से जानना होगा। तो देखिए, संघ का प्रशासन में कौन कौन टॉपिक जानना है। तो संघ का प्रशासन यानी कि आपका
यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन टॉपिक जानना है, तो पहला आपका केंद्रीय सचिवालय, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका कैबिनेट सचिवालय, तो पहला टॉपिक केंद्रीय सचिवालय, दूसरा टॉपिक कैबिनेट सचिवालय, तीसरा टॉपिक प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी कि पीएमओ के बारे में जानना, पीएमओ के बारे में जानना है। और चौथा टॉपिक योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के बारे में जानना है, जो कि अब रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग के बारे में डिटेल से जानना होगा। और पाँचवा नंबर टॉपिक वित्त आयोग यानी कि आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में जहाँ पे जानना होगा। क्या बोले हैं, फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में जानना होगा। तो ओवरऑल देखिएगा तो संघ का प्रशासन में आपको 5 तरह का जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, और पाँचों टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है, पाँचों टॉपिक। क्लियर, यही पाँचों टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, पूरा पाँचों टॉपिक। नेक्स्ट आइए 17 नंबर टॉपिक। अच्छा रुकिए 1 मिनट, यही जो है वो आपको पाँचों टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होगा वो हम आपको बता दे रहे। 1 मिनट ज़रा सा रुकिएगा तो थोड़ा सा। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या जानना है था, तभी बताया आपको। सबसे पहला पॉइंट, लोक प्रशासन क्या है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये जानना है, इसका परिचय, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र और इसका महत्व के बारे में जानना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सार्वजनिक प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग संघ की प्रशासन की ओर चले गए थे, यानी कि जो सेंट्रल का यानी कि यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना था। जिसमें पहला टॉपिक है केंद्रीय सचिवालय, दूसरा टॉपिक है कैबिनेट सचिवालय, तीसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री का कार्यालय, चौथा टॉपिक है योजना आयोग और 5वां नंबर टॉपिक है वित्त आयोग। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। यही आपको 5 टॉपिक पढ़ना है संघ के प्रशासन के अंतर्गत। अब आइए नेक्स्ट जो है वो आपका 17 नंबर टॉपिक वो हो जाएगा आपका राज्य का प्रशासन। तो राज्य का प्रशासन पढ़ना है, यानी कि स्टेट का जो आपका ये रहा है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे रहा कैसे नहीं रहा इसके बारे में जानना है। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और राज्य के प्रशासन के अंतर्गत हम लोगों को, जैसे कि हम लोग पढ़े थे मतलब कि केंद्र का सचिवालय, उसी तरह हम लोगों को पढ़ना होगा राज्य का सचिवालय। क्या पढ़ना होगा, राज्य का सचिवालय पढ़ना होगा पहला टॉपिक। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था आपका केंद्रीय सचिवालय, तो यहाँ पे आ जाएगा राज्य सचिवालय आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है प्रधानमंत्री सचिव। क्या पढ़ना है, प्रधानमंत्री सचिव के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सचिव यानी कि चीफ जो सेक्रेटरी होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। तो जो आपका चीफ सेक्रेटरी का जो पद होता है प्रधान सचिव का, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना होगा। फिर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा मुख्यमंत्री का कार्यालय, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय होता है जैसे कि पीएमओ, उसी तरह मुख्यमंत्री का भी कार्यालय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमओ। सेंटर में आपका है पीएमओ, तो उसी तरह स्टेट में आपका सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री का कार्यालय। समझ में आ गया ये लाइन समझ में आ गया आपको। तो राज्य के प्रशासन में हम लोगों को कितना टॉपिक पढ़ना है, तो 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका क्या, तो पहला टॉपिक है राज्य का सचिवालय पढ़ना है यानी कि स्टेट सेक्रेटरीट पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपका प्रधान सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक हो जाएगा मुख्यमंत्री का कार्यालय यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी कि सीएमओ के बारे में पढ़ना है। क्लियर ये लाइन। आगे देखिए 17 के बाद देखिए नेक्स्ट 18 नंबर टॉपिक वो है आपका जिला प्रशासन। पहले हम लोग गए केंद्र में प्रशासन यानी केंद्रीय प्रशासन, फिर हम लोग गए राज्य में प्रशासन, अब हम लोग जाएंगे जिला में प्रशासन यानी कि जिला का प्रशासन कैसे चलता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट जानना है किसके बारे में, जिला दंडाधिकारी के बारे में पढ़ना है। जिला दंडाधिकारी क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ना होगा। क्या बोले हम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ना होगा। और फिर हम लोगों को यहाँ पे कलेक्टर साहब यानी कि डीसी के बारे में भी पढ़ना है, यानी कलेक्टर के बारे में पढ़ना है, डीसी साहब डिप्टी कलेक्टर के बारे में पढ़ना है। फिर इसका कार्यालय क्या है वो जानना है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है वो जानना है और इसका विकास कैसे हुआ है। यानी कि डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये है डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं जिला दंडाधिकारी, और एक है कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं डीसी साहब यानी कि डिप्टी कलेक्टर। तो वही आपको पढ़ना है डीएम साहब और डीसी साहब दोनों के बारे में। तो डीएम का कार्यालय, डीएम का उत्पत्ति और इसका विकास। ठीक उसी तरह पढ़ना है डीसी का कार्यालय, डीसी का उत्पत्ति और डीसी का जो है विकास, सभी के बारे में पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यानी कि उत्पत्ति और विकास
तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, तो यही चीज़ आपको पढ़ना है। तो जिला यानी कि डीएम साहब का और डीसी साहब का दोनों का उत्पत्ति, इसका विकास और इसका कार्यालय क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आया। इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे नेक्स्ट, वो है आपका जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिला कलेक्टर साहब यानी कि डीसी साहब का जो भूमिका है वो बदल रहा है, यानी कि चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो चेंजिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका। पहले जिला कलेक्टर का काम कुछ था, अब उसका काम कुछ और चेंज हो रहा है, तो यही आपको यहाँ पे बेसिकली इसमें डिटेल से जानना होगा। तो डीसी साहब का जो भूमिका था, उनका जो रोल था, वो आप बदल रहा है, कैसे, यही आपको यहाँ पे बतलाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एक पढ़ना है, वो है आपका न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पे प्रभाव। तो न्यायपालिका का पृथक्करण है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के यहाँ पे सिद्धांत अपनाया जा रहा है। तो न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग है, विधायिका से अलग है, तो उसका प्रभाव जिला प्रशासन में कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है। तो वो कैसे है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पे क्या प्रभाव है, वही आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, उसके बारे में डिटेल से समझे इस बात को आप। तो जिला प्रशासन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आपका, क्योंकि यहाँ पे जिला प्रशासन में देखिएगा आप, केंद्र का प्रशासन और राज्य का प्रशासन दोनों से ज़्यादा बड़ा है जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन में आपको पहला चीज़ जानना है डीएम साहब का कार्यालय, डीएम साहब का उत्पत्ति और डीएम साहब का विकास। दूसरा जानना है डीसी साहब का कार्यालय, डीसी साहब का उत्पत्ति और डीसी साहब का विकास सारा। ये दो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक हो जाएगा जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका, ये आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा। और चौथा टॉपिक हो जाएगा कि न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है कुछ जिला प्रशासन पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो अगर पड़ रहा है तो वो क्या है क्या नहीं है, वो आपको यहाँ पे आपको पूरा बतलाना होगा। ये समझ में आ गया ये लाइन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपको कार्मिक विभाग के बारे में पढ़ना होगा। कार्मिक विभाग में कार्मिक प्रशासन कैसे चलता है, वो आपको यहाँ पे जो है वो पूरा देखना होगा। यानी कि आपका जो बोलते हैं ना हम लोग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है क्या नहीं है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है ना, पर्सनल नहीं बोलिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल नेल बोलते हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यानी कि हम लोग जो कार्मिक विभाग है, तो उस कार्मिक विभाग में कार्मिक प्रशासन कैसे चलता है, उसके बारे में ही आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और कार्मिक विभाग ही तो आपको नौकरी देगा, नौकरी आपको जेपीएससी नहीं देगा। जेपीएससी संस्था है जो कि एग्ज़ाम लेगा, लेकिन नौकरी कौन देगा, नौकरी का वैकेंसी कितना निकालेगा, पैसा कौन देगा, ये सभी सब कार्मिक विभाग ही डिसाइड करता है। और कार्मिक विभाग के में ही आपको जाना है, तो आपको उसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो कार्मिक प्रशासन यानी कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लोक सेवाओं की भर्ती क्या होती है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या है क्या नहीं है, सो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। पहला चीज़ क्या बोले हम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है आपका राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है। तो सेंटर में यूपीएससी हो गया और स्टेट में आपका राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, यानी कि आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि झारखंड में है जेपीएससी, बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस, मध्य प्रदेश में एमपीपीसीएस, इसी तरह। ये 3 गो टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पहला टॉपिक लोक सेवाओं की भर्ती, दूसरा टॉपिक यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, और तीसरा टॉपिक राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट के बारे में पढ़ना है ना। यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका, जैसे सेंटर में हो गया आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राज्य में हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। 3 गो टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक हो जाएगा आपका लोक सेवाओं का प्रशिक्षण। तो लोक सेवाओं नहीं, लोक सेवकों का प्रशिक्षण, यानी कि लोक सेवक कौन है, तो लोक सेवक हम लोग आएंगे ना। जैसे हम लोग अभी जेपीएससी मेरा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, हम सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें, जेपीएससी पास कर लेंगे, तो हम लोक सेवक बनेंगे, यानी जनता का सेवक बनेंगे। तो हम लोग को प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, वही सब यहाँ पे पढ़ना होगा। यानी कि ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये सभी आपको पढ़ना है। तो ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट यानी कि लोक सेवकों का प्रशिक्षण, ये आपको यहाँ पे जानना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जानना होगा इसी में नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और साथ ही साथ इसके गुण यानी कि जो भी इसका क्वालिटीज़ है, इन सभी के बारे में जानना है।
तो लोक सेवाओं का प्रशिक्षण कैसे होता है, लोक सेवाओं का नेतृत्व कैसा होता है, लीडरशिप क्वालिटी कैसा होता है, और भी इनके कुछ भी अलग अलग जो गुण होते हैं, यानी कि जो भी और भी इनके जो क्वालिटीज़ होंगे उन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा लोक सेवकों का मनोबल क्या है क्या नहीं, यानी कि एम्प्लॉई मोरल के बारे में जानना है, और इनकी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है, मोरल इथिक्स के बारे में जानना है, मोरालिटी के बारे में जानना है, और इनकी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है। उत्पादकता का कहने का सेंस है कि ये लोग बोलते हैं कि जितना ये लोग सीखेंगे, जितना ये लोग मोरल रहेंगे, जितना इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लोग हैंडल करेंगे, इसके अलावा जितना अपने ये बोलते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी इनके अंदर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, तो इनकी जो है उत्पादकता बढ़ेगी, यानी कि लोग लोगों के प्रति काम कर पाएंगे। क्या कि हम लोग लोक सेवक ही बनेंगे ना, पब्लिक जो है सर्वेंट ही बनेंगे ना, तो यही आपको पढ़ना होगा। ये भी जो है वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है लोक सेवाओं की भर्ती, दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपका यूपीएससी, तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपका जो राज्यों का जो लोक सेवा होता है यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में पढ़ना है, और चौथा टॉपिक हो जाएगा लोक सेवाओं का प्रशिक्षण, नेतृत्व और इसका गुण, ये चौथा टॉपिक हो जाएगा। और इसी में ही आपका लोक सेवकों का मनोबल और आपका उत्पादकता यही आपका आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भी 4-5 टॉपिक पढ़ना होगा। तो कार्मिक प्रशासन भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, इसके बारे में पढ़ना होगा, और आपका जिला प्रशासन भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, उसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो ये आपका यहाँ तक की बातें हो गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होना चाहिए तभी ना, नहीं तो आप तैयारी करे जा रहे हो, पढ़ ही रहे हो, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। कहाँ पे कितना ध्यान देना है, कितना आपको पता होना चाहिए, मतलब सिलेबस मतलब एज इट इज़ तो आपको कम से कम सिलेबस पता होना चाहिए, एकदम पूरा एज इट इज़ पता होना चाहिए जो सिलेबस लिखा हुआ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट 20वां नंबर टॉपिक पढ़ना है, वो है आपका प्राधिकार का प्रतिनिधित्व, केंद्रीकरण और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण। किसका? तो प्राधिकार का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं ना डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। प्राधिकार का यानी कि अथॉरिटी का, जो आपको अथॉरिटी मिल रहा है, जो आपको अधिकार मिल रहा है, अधिकार का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की बात करें, प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है? डेलीगेशन, लीडरशिप, केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, और विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको पढ़ना होगा। तो आपका प्राधिकार का प्रतिनिधित्व, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यानी कि डेलीगेशन, आपका डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब जब आप हम लोग सिलेबस में हम लोग देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तब ये सब जो है सारा पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 20वां नंबर टॉपिक है आपका नौकरशाह के बारे में पढ़ना है, नौकरशाह के बारे में यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। ब्यूरोक्रेसी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानना है। अब ब्यूरोक्रेसी में हम लोग को सबसे पहले इसका उत्पत्ति यानी कि इसका जो ओरिजिन ये जानना है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के गुण और इसके दोष जानने हैं, यानी कि इसका मेरिट और इसका जो डिमेरिट्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको नौकरशाही की नीति कैसी होती है, नीति निर्माण ये जानना होगा, नीति निर्माण के बारे में जानना होगा नौकरशाही का। तो नौकरशाही का नीति निर्माण, तो नौकरशाही का नीति निर्माण इसके बारे में जानना होगा, यानी कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मेशन। तो पॉलिसी फॉर्मेशन यानी कि नीति का निर्माण करने में नौकरशाही की भूमिका क्या होती है और उसका कैसा होना चाहिए, वो सभी यहाँ पढ़ना होगा। और साथ ही साथ इसका क्रियान्वयन में भी इसका क्या भूमिका है वो भी जानना होगा, इसका क्रियान्वयन में भी यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी, यानी कि नौकरशाही की नीति निर्माण और इसके क्रियान्वयन में भूमिका, यानी कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये पढ़ना होगा आपका, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले नौकरशाही के बारे में क्या जानना है, पहला पॉइंट कि नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी का उत्पत्ति क्या है, कैसे हुआ है और इसका गुण और दोष क्या है, ये जानना है। फिर नौकरशाही की नीति निर्माण और इसके क्रियान्वयन में इसकी क्या भूमिका है। तो नौकरशाही का यानी ब्यूरोक्रेसी का, हम लोग भी ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट हो रहे हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी का नीति निर्माण और इसके क्रियान्वयन में भूमिका क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नौकरशाही और राजनीति कार्यपालिका के बीच में संबंध, ये जानना है। साथ ही साथ सामान्य बनाम विशेषज्ञ दोनों आपको पता होना चाहिए। तो नौकरशाही और राजनीति के बीच में यानी कि जो पॉलिटिकल जो आपका नौकरशाही जो राजनीतिक कार्यपालिका है, यानी कि आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी जैसे कि आपका मंत्री लोग हो गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, ये कार्यपालिका का भाग है ना, और ये लोग राजनीति है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, और ये लोग कार्यपालिका का भाग है। विधायक मतलब सॉरी कार्यपालिका का भाग कौन कौन हो जाएंगे, संघ में आपका मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। उसी तरह राज्यों में देखिएगा आप तो आपका महाधिवक्ता है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ये सभी है कि नहीं है, राज्यों का मंत्री परिषद है, ये सभी कार्यपालिका का भाग है। तो बोला जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में और
कार्यपालिका के बीच में संबंध के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि दोनों का संबंध कैसा होना चाहिए। और ये जो संबंध है वो आपका सामान्य यानी कि एकदम जनरलाइज्ड पढ़ना है, जनरलिस्ट पढ़ना है, यानी कि सामान्य भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपका विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट भी पढ़ना है, दोनों। तो यही चीज़ यहाँ पे है, नौकरशाही और राजनीति कार्यपालिका के बीच में संबंध सामान्य बनाम विशेषज्ञ। इसको क्या बोला जा रहा है कि नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और ये कैसा पढ़ना है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट दोनों, यानी कि सामान्य बनाम विशेषज्ञ दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। तो नौकरशाही और राजनीति कार्यपालिका के बीच में संबंध कैसा है कैसा नहीं वो जानना है। और ये संबंध आपको सामान्य में भी जानना है और विशेषज्ञ में भी जानना है, मतलब डिटेल से भी जानना है और इन जनरल भी जानना है आपको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपका टॉपिक हो जाता है ये भी, ठीक है ना। और ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट, वो है आपका 22वां नंबर टॉपिक, वो है आपका विकास प्रशासन, यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो विकास प्रशासन के बारे में पढ़ना है, यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 23वां नंबर टॉपिक जो है वो हो जाएगा आपका आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है आपको। तो आप बोलिएगा कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, जी हाँ पार्ट है इसका। और इसमें आपको क्या क्या जानना है आपदा प्रबंधन में, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो इसका कारण यानी कि इसका कॉजेज जानना होगा। इसके अलावा आपदा का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग जानना है, यानी मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा इसका वर्गीकरण कैसा है, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन जानना है। तो आपदा प्रबंधन में इसका कारण, इसका आपदा का अर्थ और वर्गीकरण ये पढ़ना होगा, यानी कि इसका कॉजेस, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, इसके बारे में पढ़ना। आपदा का अर्थ क्या है, आपदा का वर्गीकरण कैसा है और आपदा का कारण क्या है, तब पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा आप आपदा का जो है समन की बात करते हैं ना। आप एक पढ़ते होंगे अभिशमन और अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन मिटिगेशन आपदा प्रबंधन में पढ़ते होंगे, वो यहाँ पे भी पढ़ना है। यानी कि इमीडिएट जो डिजास्टर मिटिगेशन जो होता है, यानी कि आपदा का समन कैसे किया जाता है वो आपको पढ़ना है, डिजास्टर मिटिगेशन के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके तत्कालिक उपाय और जो भी इसके दीर्घकालिक उपाय हो सकते हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित, वो आपको पढ़ना होगा। तो आपदा प्रबंधन का तत्कालिक और दीर्घकालिक उपाय क्या है क्या नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, उपाय क्या है, वो सभी आपको पढ़ना होगा आपदा प्रबंधन में। तो इतना ही है। तो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका कॉजेज, साथ ही साथ इसका मीनिंग, फिर इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर ये पढ़ना है, डिजास्टर मिटिगेशन पढ़ना है, और फिर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजरमेंट जो भी हो सकते हैं, उपाय जो भी हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और इस तरह से देखिएगा तो आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में हम लोग अगर देखें तो क्या क्या जानना है एक बार रिकॉल करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गुड गवर्नेंस में जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले जानना है आपको लोक प्रशासन के बारे में, जिसमें उसका अर्थ, उसका परिचय, उसका क्षेत्र और इसका महत्व जानना है। दूसरा टॉपिक है आपका सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या होता है। फिर आपको जानना है संघ का प्रशासन कैसे चलता है, जिसमें आपका केंद्रीय सचिवालय पढ़ना है, कैबिनेट सचिवालय पढ़ना है, प्रधानमंत्री का कार्यालय पढ़ना है, योजना आयोग पढ़ना है, और फिर आपका वित्त आयोग पढ़ना है। उसके बाद राज्य का प्रशासन जानना है, जिसमें आपका राज्य का सचिवालय पढ़ना है, प्रधान सचिव पढ़ना है, मुख्यमंत्री का कार्यालय पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन की ओर चलिएगा, जिसमें आपका डीएम साहब, डीसी साहब, इसका कार्यालय, इसका उत्पत्ति, इसका विकास पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका है, यानी कि डीसी साहब का जो भूमिका है, रोल है, वो बदल रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसी में हम लोग पार्ट पढ़ेंगे कि न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ना होगा, और कार्मिक प्रशासन में आपको क्या पढ़ना होगा, लोक सेवाओं की भर्ती कैसे होती है। फिर आपको यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, फिर आपका स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ना है, स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर लोक सेवकों का यानी कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, इनका प्रशिक्षण, इनका ट्रेनिंग कैसे होता है, इनका नेतृत्व कैसे होता है, इसका गुण क्या होता है, और लोक सेवकों का मनोबल और इसका उत्पादकता क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जितना भी आपका अथॉरिटी है यानी प्राधिकरण है या प्राधिकार है, उन सभी का प्रतिनिधित्व, उन सभी का केंद्रीकरण और उन सभी का विकेंद्रीकरण पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही के बारे में पढ़ना है, जिसमें नौकरशाही का उत्पत्ति, नौकरशाही का गुण, उसका दोष, नौकरशाही की नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में भूमिका, फिर नौकरशाही और राजनीति कार्यपालिका के बीच में संबंध,
फिर ये आपका संबंध जो है वो आपका सामान्य वर्सेस विशेषज्ञ दोनों होना चाहिए। फिर आपका है नेक्स्ट आपका विकास प्रशासन क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद 23वां नंबर टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका आपदा प्रबंधन, जिसमें आपदा क्या है, आपदा का कारण क्या हो सकता है, आपदा का अर्थ क्या हो सकता है, आपदा का एक वर्गीकरण कैसा होता है वो जानना है। आपदा का समन वो डिजास्टर का जो मिटिगेशन है वो जानना है। फिर इसका उपाय जानना है, तत्कालिक उपाय जानना है, दीर्घकालिक उपाय जानना है। और इस तरह से देखिएगा तो आपका जो है वो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक। फिर इसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक के बाद ठीक इसी में ही आपका गुड गवर्नेंस का पार्ट यानी कि सुशासन का भी पार्ट जो है वो जुड़ता है, सुशासन का पार्ट। और ये भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो सुशासन में हमको क्या पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो है सुशासन में हम लोगों को जो है वो आपका पढ़ना पड़ेगा इसका अभिप्राय और अच्छे तथा उत्तरदायी शासन की संकल्पना क्या है वो जानना है। तो सुशासन का अर्थ क्या होता है यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है वो जानना है। और फिर अच्छे तथा उत्तरदायी शासन की संकल्पना क्या है वो जानना है, यानी कि इसका मीनिंग जानना है। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस यानी कि गुड एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो सुशासन का अर्थ जानना है यानी कि इसका मीनिंग जानना है। और फिर साथ ही साथ इसका मीनिंग जानने के बाद इसका कॉन्सेप्ट जो है गुड और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि अच्छे और उत्तरदायी शासन की जो संकल्पना है वो आपको पता होना चाहिए। ये पहला पार्ट हो गया यहाँ पे। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट आपका आ जाएगा सुशासन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। सुशासन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो मेन फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस यानी कि जो आपका सुशासन है उस सुशासन का मुख्य लक्षण क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है उत्तरदायित्व के बारे में। तो कि उत्तरदायित्व भैया ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कीवर्ड्स है। तो उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व को बोलते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी। तो उत्तरदायित्व क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है वो जानना है। दूसरा जानना है पारदर्शिता क्या होता है यानी कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है वो जानना है। पहला तो उत्तरदायित्व क्या होता है वो जानिएगा, फिर जानिएगा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है वो जानिएगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ईमानदारी, ईमानदारी और शीघ्र प्रतिपादन। तो ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी और शीघ्र प्रतिपादन यानी कि क्विक डिलीवरी इसको बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसका नाम है क्विक डिलीवरी। ये जानना है। मतलब देखिए सुशासन में क्या बोले हम, पहला तो सुशासन का अर्थ क्या होता है, अच्छा और उत्तरदायी सुशासन जो है उसकी संकल्पना क्या होती है, सुशासन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं वो जानना है। फिर इसी में हम लोग जानना है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। फिर इसी में हम लोग जानना है ट्रांसपेरेंसी क्या होता है वो जानना है। ईमानदारी होनेस्टी क्या होता है, शीघ्र प्रतिपादन यानी कि क्विक डिलीवरी क्या होता है ये जानना है। इसके अलावा जानना है सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या होती है यानी कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, इसका जो भूमिका है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ सुशासन में लोगों की भूमिका भी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिविल सोसाइटी की भूमिका भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ सुशासन में लोगों की जो भूमिका है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पीपुल्स यानी कि लोगों की जो सुशासन के प्रति भूमिका और सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है वो सभी पता होना चाहिए। यानी कि सिविल सोसाइटी की भूमिका और सुशासन में लोगों की भूमिका यानी कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पीपुल्स ये पढ़ना होगा। इसके अलावा इसी में है शिकायत निवारण की जो है प्रक्रिया, शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया क्या है वो आपको पढ़ना होगा। इसी में ही शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्या है वो सभी आपको पढ़ना होगा। तो अच्छा ये एक पॉइंट हम यहाँ छोड़ दिए थे ना, सिविल सोसाइटी की भूमिका और सुशासन में लोगों की भूमिका ये क्या है क्या नहीं है वो आपको जानना होगा। यानी कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस। तो सिविल सोसाइटी का रोल क्या है और पीपुल्स यानी कि लोगों का भागीदारी क्या है सुशासन में यानी कि पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस ये पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है शिकायत निवारण की प्रक्रिया यानी कि इसका जो प्रक्रिया क्या है शिकायत निवारण का, शिकायत निवारण का यानी कि कहने के इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्रीवेंस रेडरीजल मैकेनिज्म। तो ग्रीवेंस रेडरीजल मैकेनिज्म यानी कि शिकायत निवारण प्रक्रिया क्या होती है, ये जो मैकेनिज्म है ये जो प्रक्रिया है किसका, शिकायत निवारण का। शिकायत यानी कि ग्रीवेंस और निवारण यानी कि आपका रेडरीजल यानी कि ग्रीवेंस रेडरीजल मैकेनिज्म ये क्या होती है, शिकायत निवारण की भूमिका या प्रक्रिया वो आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ना है। क्या बोले हम, पहला टॉपिक है लोकपाल, ये लोकपाल के बारे में पढ़िएगा, फिर लोकायुक्त के बारे में पढ़िएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों के बारे में पढ़िएगा। फिर आपका पढ़ना होगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में, यानी कि
आपको जिसको हम बोलते हैं हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ना होगा। CVC के बारे में पढ़ना होगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसको बोलते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका सिटीजन चार्टर जो है, सिटीजन चार्टर उसके बारे में पढ़ना होगा। सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ना होगा। और सिटीजन चार्टर में हम लोग पाँच छः गो चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि आपका है क्या, तो सिटीजन चार्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो सिटीजन चार्टर में हम लोग पहला चीज़ पढ़ते हैं आपका सेवा का अधिकार यानी कि ये रहा। सिटीजन चार्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले सिटीजन चार्टर में हम लोगों को सेवा का अधिकार पढ़ना होता है यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग शिक्षा का अधिकार एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। चौथा पढ़ते हैं हम लोग उपभोक्ता संरक्षण एक्ट यानी कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बोले, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पांचवा पढ़ते हैं महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निवारण एक्ट। तो महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा निवारण एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट ये पढ़ना होगा। इसके अलावा एक और आपका एक्ट होता है ओल्ड एज एक्ट, ये भी पढ़ना है। ओल्ड एज एक्ट ये क्या है वो भी पढ़ना है। फिर इसका उद्देश्य जानना है और इसका क्रिया विधि क्या है वो जानना है और इनमें उपलब्ध कराए गए जो भी उपाय है वो उपाय के बारे में पढ़ना होगा। 3 चीज़ बोले हैं। इसका उद्देश्य क्या है वो पढ़ना है। किसका, तो जो आपका सिटीजन चार्टर है यानी कि सिटीजन चार्टर है 6 तरह का, उन सभी का उद्देश्य पढ़ना है यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। साथ ही साथ इसकी जो क्रिया विधि है यानी कि इसका जो मशीनरी है वो पढ़ना है और इनमें उपलब्ध कराए गए जो भी उपाय है यानी कि जो भी मेजर्स या फिर जो भी इसको बोलते हैं मेजर्स जो भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ना होगा यानी कि इनके उपायों के बारे में पढ़ना होगा। जिसमें हम लोगों को 6 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या, तो पहला पढ़ना है राइट टू सर्विस एक्ट, दूसरा पढ़ना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तीसरा पढ़ना है राइट टू एजुकेशन एक्ट, चौथा पढ़ना है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पांचवा पढ़ना है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट और छठा पढ़ना है ओल्ड एज एक्ट। 6 तरह का है सिटीजन चार्टर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो है आपका मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना होगा। और ये आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में भी जो मिसलेनियस का जो टॉपिक है विविध, उसमें भी मानवाधिकार दिया हुआ है। तो मानवाधिकार के बारे में यहाँ पे भी आपको डिटेल से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा मानवाधिकार के बारे में। जिसमें मानवाधिकार में हम लोगों को सबसे पहले इसका अभिप्राय और इसका जो संकल्पना है वो आपको पता होना चाहिए यानी कि इसका कॉन्सेप्ट और इसका मीनिंग। तो कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट का पता होना चाहिए, इसका मीनिंग यानी कि इसका जो ये अभिप्राय है ह्यूमन राइट्स का वो पता होना चाहिए। फिर हम लोग को पता होना चाहिए मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा कब होती है यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हम लोग बोलते हैं ना UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में होता है, 1948 में होता है, वो पता होना चाहिए। फिर हम लोग मानवाधिकार कब से हम लोग मनाते हैं यानी कि 10 दिसंबर को ये डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, और ये सभी बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि नेशनल लेवल पे यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में पता होना चाहिए यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको ऐसे बोलते हैं। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स आयोग यानी कि NHRC। फिर आपका राज्य मानवाधिकार यानी कि SHRC। तो NHRC और NHRC और SHRC इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या मतलब 1-2 पॉइंट और बचा हुआ। फिर इसमें हम लोगों को मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे जो भी है वो पढ़ना होगा। तो मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे यानी कि जो भी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है आपका मानवाधिकार और आपका आतंकवाद यानी कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म यानी कि मानवाधिकार और आतंकवाद, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यही आपका ओवरऑल सिलेबस रहा आपका गुड गवर्नेंस का भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी और इंडियन पॉलिटी का भी, भारतीय राज्य व्यवस्था का भी। तो इतना अगर आपको पता रहेगा ना तो आप ये जो है पेपर 4 में अच्छा खासा जो है वो ये आपके पास कंटेंट रेडी हो जाएगा और आपका मार्क्स भी अच्छा खासा आ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लीजिए काफ़ी
अच्छा खासा बड़ा हो गया ये टॉपिक पूरा। मानवाधिकार बोल रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 50 से 60 को टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद आइएगा गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी 40 से 50 को टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि लगभग 100 को वीडियो लगेगा आपका यहाँ पे केवल पेपर 4 में। और 100 को वीडियो के ऊपर आपको कमांड करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो में बने रहिए। 50 से 60 वीडियो में हम पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर देंगे, और 40 से 50 को वीडियो में हम जो है वो आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का भी जो है वो पार्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। बाकी सभी जो है वो कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है इसमें, और कुछ इसमें करेंट डायमेंशन को भी इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो वो आपको करना होगा अपनी सहूलियत के अनुसार, और फिर जो है वो आपका यहाँ पे सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है इस तरह से। तो पेपर 4 जिसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी वाला जो है वो सेक्शन दिया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा और विस्तारित सिलेबस है, और इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी टाइम हो भी गया, 1 घंटा लग गया केवल सिलेबस के बारे में हम लोग समझने में। अब ये हम लोग पूरा सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस इतना हम लोग जाने हैं आज की क्लास में, ठीक है। अब हम लोग कल से जब इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को जो है वो डिस्क्राइब करते हुए जाएंगे आगे, ठीक है ना। और एक दिन में एक एक टॉपिक को भी अगर हम लोग कवर करेंगे तो आपका जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन जो है वो रेडी हो जाएगा पेपर 4 में भी, ठीक है। तो इसी तरह भी आपका देखिएगा पेपर 5 का भी क्लासेस चल रहा है, जिसमें आपका ये जो है वो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें 12 टॉपिक है। पहला टॉपिक नेशनल इनकम भी कंप्लीट हो गया है, इन्फ्लेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा देखिएगा तो एक और टॉपिक है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, वो उसकी भी क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। आप उसको भी कवर कीजिएगा। पेपर 6 की भी क्लासेस आप देखिएगा, प्लेलिस्ट सारा बना हुआ है, पेपर 6 का भी क्लास इसमें धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे, तो वहाँ से भी वो आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही रहा आपका पेपर 4 का जो है सारा सिलेबस डिस्कशन। और एक बार आप सिलेबस को डिस्कशन जब आप कर लीजिएगा पूरा सिलेबस डिस्कशन, तो बीच बीच में आप वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपको पता रहे एनी हो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस। नहीं तो आप उलझ के ही रह जाओगे, पॉलिटी 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 पढ़ते रह जाओगे। पब्लिक और इधर इधर आपका गुड गवर्नेंस तक आने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना काम बने, ठीक है। ज़्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास मत कीजिए, अदरवाइज आप इस लूपिंग में ही ना फंसे रह जाइएगा। मेंस का जो लूपिंग है ना मेंस में, इसी में फंसे रह जाइएगा। इसलिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी कीजिए, चीज़ों को समझिए भी, और क्या भी दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए आप भी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।